सुधा और ब्रिजेश सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्रिजेश गांव भर में घूम घूम कर लोगों के घर काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था, जिससे उसकी आमदनी कुछ खास नहीं होती थी। लेकिन अब पिछले कई दिनों से ब्रिजेश को कभी कभार ही काम मिल पाता था, जिससे उनके घर पैसों की और भी तंगी होने लगी। ऐसे ही एक रोज सुधा ब्रिजेश से, सुनिए जी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब आप कहीं से पैसे ले आइए ताकि हम थोड़ा राशन ला सके। तुम तो जानती हो ना सुधा, आजकल काम मिलना कितना मुश्किल हो गया है। कभी कभार ही काम मिल पाता है अब तो बस। आप परेशान क्यों होते हो जी? बस ऐसा सोचिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, देखना एक दिन वो सब ठीक कर देगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो सुधा। अच्छा, मैं कुछ काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। ब्रिजेश बाहर जा ही रहा होता है कि तभी एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकती है, जिसमें से एक औरत हाथ में साल भर का बच्चा लिए अपने पति के साथ कार से उतरती है। कार की आवाज से सुधा भी बाहर आ जाती है। सुधा देखती है तो सामने उसकी बड़ी बहन निहारिका खड़ी होती है। निहारिका दीदी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं सुधा, कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल मुन्ने की तबीयत पिछले 1 महीने से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन सबका एक ही कहना है कि वंश को कुछ दिन के लिए गांव के खुले वातावरण और ताजी हवा में रखना होगा, तभी ये पूरी तरह ठीक हो पाएगा। हाँ सुधा, और हमारे सभी रिश्तेदारों में एक तुम ही हो जो गांव में रहती हो, इसीलिए हमें सीधा तुम्हारा ख्याल आया। अगर हम कुछ दिन मुन्ने के साथ यहीं पर रहें तो तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? नहीं दीदी जीजा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अरे ये भी तो आपका ही घर है। हाँ भाई साहब, जब तक मुन्ना पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, सुधा और ब्रिजेश को हमारे आने से कोई परेशानी नहीं होगी। आप तो खामखा ही परेशान हो रहे थे। सुधा उन्हें घर के अंदर ले जाती है, फिर पड़ोस में से चीनी और थोड़ा दूध मांग कर लाती है और उनके लिए चाय बनाती है। फिर ब्रिजेश से गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर राशन लाने के लिए कहती है। ब्रिजेश ज्यादा ब्याज पर जमींदार से कुछ पैसे उधार ले आता है, फिर उनसे राशन ले आता है। सुधा सबके लिए खाना बनाती है, फिर अपनी दीदी और जीजा को पेट भर खाने के लिए देती है, जबकि खुद दोनों पति पत्नी आधा पेट ही खाते हैं ताकि राशन ज्यादा दिन तक चल सके। फिर आधी रात होते ही मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ओफो निहारिका, क्या हुआ? मुन्ना इतना रो क्यों रहा है? लगता है इसे दूध पीना है। वो क्या है ना, इसे दूध पीकर सोने की आदत है। हाँ, बच्चों के लिए दूध तो बहुत जरूरी है। सुधा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। अरे इसमें सुधा की कोई गलती नहीं है, मुझे लगा था कि इसका पेट भर गया है। खैर सुधा, जरा मुन्ना के लिए दूध ले आना। लेकिन दूध तो घर में नहीं है दीदी, शाम को चाय बनाई थी उसी में खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, मैं इसे लोरी गाकर ही सुला देती हूँ। नहीं नहीं, मुन्ना भूखा नहीं सोएगा, मैं अभी दुकान से लेकर आता हूँ। ब्रिजेश जल्दी से बाहर जाता है और दूध लाकर सुधा को देता है, जिसके बाद सुधा वो दूध गर्म करके मुन्ना को पीने को देती है। ऐसे ही एक रोज तेज बारिश हो रही होती है, जिसे देख आयुष कहता है, वाह, आज तो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाने का जी कर रहा है। अभी मैं शहर में होता तो अपने कुक को कहता वो जल्दी से बनाकर ले आता। जीजा जी, आप परेशान मत होइए, आपका कुक तो नहीं लेकिन ये साली है ना, मैं बना देती हूँ। सुधा रसोई में जाती है तो वहां तेल और मसाले नहीं होते। फिर वो ब्रिजेश से कहती है। ब्रिजेश जमींदार से कुछ पैसे और उधार ले आता है और जल्दी से चिकन और सामान लेकर घर आता है। फिर सुधा चिकन बिरयानी बनाकर सबको खाने के लिए देती है। 3 दिन बाद वो जमींदार उनके घर पहुंच जाता है। क्यों रे ब्रिजेश, पैसे लेने तो तू हर हफ्ते आ जाता है, लेकिन लौटाने के नाम पर तेरी शक्ल नहीं दिखती है? जमींदार साहब, मैंने कहा तो था आपको, आपके पैसे लौटा दूंगा, फिर यूं घर पर आए मेहमानों के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है? अच्छा, अपने मेहमानों को कर्जे पे लिए हुए पैसों से जब तू खाना खिला रहा है, मुर्गियां खिला रहा है, तब तेरी इज्जत कम ना होती? चलो रे, इसका सामान उठाकर बाहर फेंको। तभी आयुष कहता है, ठहरो, कितने पैसे हैं तुम्हारे? 20,000। लो, ये लो 30,000, और आज के बाद यहां दिखने भी नहीं चाहिए, समझे? जमींदार पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर आयुष ब्रिजेश से कहता है,
ये क्या है सुधा ब्रजेश, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ सुधा, क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं? तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया और सारी परेशानी अकेले ही झेलती रही। दीदी जीजा जी, आप यहाँ 4 दिन के मेहमान थे। हम आपको यूं ही परेशान नहीं करना चाहते थे। दरअसल इनकी कोई नौकरी नहीं है, कभी कभार मजदूरी का काम मिलता है तो कभी नहीं, इसलिए हमें बुरे दिन काटने पड़ रहे हैं। लेकिन अब और नहीं सुधा ब्रजेश, मैं इस गांव में एक होटल खोलना चाहता हूं ताकि बाहर से टूरिस्ट आए और इस गांव की सुंदरता को पहचान सकें। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उस होटल में मैनेजर की नौकरी करो। महीने के 50,000 तनख्वाह दूंगा। बोलो मंजूर है? ये सुनकर सुधा और ब्रजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निहारिका ने सुधा को गले लगा लिया। कुछ ही महीनों में उस गांव में होटल बनकर तैयार हो गया, जहां दूर दूर से टूरिस्ट आने लगे और उनकी खूब कमाई होने लगी। अब ब्रजेश और सुधा ने भी अपना एक बड़ा पक्का घर बनवा लिया। अब उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो गए और वो खुशी खुशी रहने लगे। राशि सुबह से परेशान थी। उसकी कामवाली की सास बीमार थी, इसीलिए वो 2 महीने की छुट्टी पर गांव चली गई। क्या हुआ राशि, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और तुम अभी तक किचन में ही हो? तो और क्या करूं, पुष्पा अचानक छुट्टी लेकर गांव चली गई। बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में पूछ लिया है, किसी की भी कामवाली खाली नहीं है। एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर ऑफिस पहुंचो, मैं ऑटो लेकर अपने ऑफिस चली जाऊंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? मेरा नाम सुदर्शन है और ये मेरी पत्नी अनुपमा है। हम दिल्ली से आए हैं। आपके नीचे वाली बिल्डिंग के फ्लैट में जो अशोक रहता है वो मेरा भांजा है। पता नहीं, बहुत देर से हम घंटी बजा रहे थे, किसी ने फ्लैट का दरवाजा ही नहीं खोला। हाँ, हमने तो 1 हफ्ता पहले ही अशोक को बता दिया था कि हम मुंबई आ रहे हैं। इनके घुटने का इलाज करवाना था, तो सोचा अशोक तो यहाँ रहता ही है। अशोक को फोन किया आपने? बेटा, यहाँ आते हुए टैक्सी में फोन की डायरी सीट पर ही छूट गई। उसी में ही अशोक का फोन नंबर था। रुकिए, मैं अशोक को फोन मिलाता हूँ। हाँ, हेलो अशोक, मैं समीर बोल रहा हूँ। वो तेरे मामा जी यहाँ आए हुए हैं, तू कहाँ है? हेलो हेलो समीर, मैं तो जरूरी काम से काजल के साथ लंदन आया हुआ हूँ। लंदन? पर तेरे मामा मामी यहाँ मेरे घर पर हैं, अब उन्हें क्या बोलूं? एक काम कर यार, मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैं 2-3 दिन में जैसे ही काम खत्म होता है वापस लौट आऊंगा। तब तक तू मामा मामी को अपने घर पर ही रख ले यार, तू मेरा दोस्त है ना। पर अशोक, हेलो हेलो समीर, यहाँ नेटवर्क नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मामा मामी का ख्याल रखना। हेलो हेलो। अशोक फोन काट देता है। समीर कमरे में जाकर राशि को सारी बात बताता है। क्या अशोक का दिमाग खराब है क्या? हम दोनों वर्किंग हैं, मेड मेरी आ नहीं रही है, ऊपर से ये दिल्ली वाले मेहमान, वो भी अपने नहीं किसी और के, और उनकी देखभाल हम क्या करें? मैं अभी जाकर उन्हें कह देती हूँ कि वो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। रुको राशि, बेचारी दिल्ली से आए हैं, पता नहीं उन्होंने चाय पानी पिया भी है या नहीं। बुजुर्ग हैं, ऐसे उनको एकदम से भेजना अच्छा नहीं रहेगा। इतने बड़े मुंबई शहर में कभी ऊंच नीच हो गई तो अशोक तो हमें ही कहेगा ना। 1-2 दिन देख लेते हैं, अशोक आ ही जाएगा। समीर सुदर्शन और अनुपमा को सारी बात बताता है। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। अंकल जी, आंटी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आप पीछे से कुछ भी आपको खाना हो फ्रिज में रखा हुआ है, आप ले लीजिएगा। हाँ हाँ बेटी, तुम आराम से अपने काम पर जाओ, हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे। समीर और राशि अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब राशि ऑफिस से लौटती है तो वो घर की हालत देखकर हैरान रह जाती है। ओह नो, इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये स्मेल नहीं बेटी, ये तो देसी घी की खुशबू है। तुम्हारे फ्रिज में मलाई की बहुत सारी कटोरी रखी थी, तो मैंने सोचा इसका शुद्ध ताजा देसी घी बना लेती हूँ, तुम्हारे काम आएगा। पर आंटी जी, मैं और समीर देसी घी नहीं खाते हैं, हम लोग ऑलिव ऑयल लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, ऑलिव ऑयल भी खाओ, पर पराठे पर, साग में, दाल में देसी घी ही अच्छा लगता है। रात को सबको खाना खिलाकर जब राशि सोने के लिए कमरे में जाती है तो वो मन ही मन गुस्से में थी। वो कमरे में आते ही समीर पर बरस पड़ी। अरे ये अशोक के दिल्ली वाले मेहमान कब तक रहेंगे? पता है, आज सारी रसोई में देसी घी की स्मेल भर गई। और ऊपर से वो अंकल जी, न्यूज़पेपर कहीं रखा है, सोफे के कवर फैले हुए हैं, उनको मैं टोक नहीं सकती थी, पर ये लोग कब जाएंगे? मैं तंग आ गई हूँ। अभी राशि समीर से बात कर ही रही थी कि तभी सुदर्शन दरवाजा खटखटाता है। अब क्या हुआ अंकल जी, बताइए, कोई परेशानी तो नहीं है? समीर बेटा, रात को सोने से पहले मुझे हाजमोला खाने की आदत है। क्या तुम्हारे पास हाजमोला होगी? अंकल, हाजमोला तो नहीं होगी। एक काम करते हैं, नीचे बराबर में ही एक दुकान है, वो अभी खुली हुई होगी, चलिए मैं आपको लेकर दे देता हूँ। जाओ जाओ, मेहमानों की सेवा करो, मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है।
समीर और सुदर्शन दोनों सड़क पर बातें करने लगते हैं। अशोक छोटा सा था जब उसकी माँ यानी कि मेरी बहन का स्वर्गवास हो गया और 2 साल पहले जीजा जी भी गुजर गए। अशोक बचपन में हमारे घर ही आकर रहता था। उसका अपनी मामी से बहुत प्यार रहा है, तभी तो हम बेझिझक उसके पास चले आए। जी अंकल, मैं समझ सकता हूँ। वैसे आप चिंता मत कीजिए, अशोक 2-3 दिन में लौट आएगा। अगर आप कहें तो आपके घुटनों को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। जीते रहो बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिल जाएगा। मैं तो थोड़ा इसलिए टहल लेता हूँ कि हाथ पैर चलते रहने चाहिए। सुदर्शन और अनुपमा को समीर के घर रहते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, पर अशोक फोन नहीं उठा रहा था। समीर सुदर्शन को डॉक्टर के पास ले जाता है और सुदर्शन के घुटनों का इलाज शुरू हो जाता है। एक दिन अशोक का फोन खुद आ जाता है। अरे अशोक, कहाँ था तू? इतने दिन से मैं तुझे फोन मिला रहा हूँ। तेरे पास मामा जी के सारे एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट जो उन्होंने तुझे दिल्ली में दी थी, तेरे फोन में उसकी फोटो होगी, पर तूने मेरा फोन नहीं उठाया। अब मैंने डॉक्टर से दोबारा इलाज शुरू करवाया है, पर तू कब आ रहा है? कुछ बता तो सही, क्योंकि डॉक्टर ने मामा जी को 15 दिन और यहाँ रुकने की बात कही है। उन्हें कुछ एक्सरसाइज बताएगा डॉक्टर। सॉरी यार, मैं यहाँ पर बहुत फंस गया हूँ। मेरा काम ही खत्म नहीं हो रहा है। मुझे अभी कम से कम 10 दिन और लगेंगे यार। प्लीज तू यार किसी तरह से ना मामा जी और मामी जी को अपने पास रख ले। अगर तू कहे तो मैं खर्चे के पैसे भेज देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल मैं देखता हूँ, ठीक है। समीर आखिर क्या करता? वो मजबूर था। वो मामा जी को अपने घर से जाने के लिए नहीं कह सकता था। वो जानता था कि वो बुजुर्ग दंपत्ति किस परेशानी से गुजर रहे हैं। एक दिन जब राशि गुस्से में समीर पर बरस रही थी, तो अनुपमा चुपके से उनकी बातें सुन लेती है। तुम्हें पता भी है समीर, उन लोगों के आने से घर खर्च कितना बढ़ गया है। पहले मेरी और तुम्हारी सैलरी में से कितने पैसे बच जाते थे, पर अब देखो, गर्मी के दिन है, एयर कंडीशनर का भी बिल डबल आ रहा है। रसोई में भी गैस चूल्हे का बिल पहले कितना कम आता था, ऊपर से इस फ्लैट का किराया। अरे धीरे बोलो राशि, अंकल आंटी बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उन तक हमारी आवाज ना पहुंच जाए। अरे अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की तो बात है। अशोक लौट आएगा, वो बोल रहा है। आज ही मेरी उससे बात हुई है, वो 10 दिन बाद वापस लौट रहा है। अनुपमा जाकर सारी बात सुदर्शन को बताती है। वो दोनों समीर और राशि की मजबूरी को समझ गए थे। सुदर्शन उसी शाम बाजार जाकर राशन का बहुत सारा सामान, खाने पीने की चीजें, फल सब्जियां सब खरीद लाता है। अनुपमा उस रात बढ़िया बढ़िया खाने के व्यंजन बनाती है। जब राशि और समीर घर लौटते हैं तो घर का तो पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। राशि थकी हुई रसोई में खाना बनाने जा रही थी। वो देखती है रसोई में तो दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ तैयार था। वो देखकर हैरान रह जाती है। समीर बेटा, राशि, तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। और तुम्हारे अंकल जी ये कुछ सामान लाए थे, मुझे बता देना राशि बिटिया, ये सब सामान कहाँ रखना है। अरे अंकल, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो मेरे अपने अशोक जैसे ही हो। उस दिन से राशि और समीर मानो सुदर्शन और अनुपमा से इस तरह घुल मिल गए जैसे कि वो उनके लिए पराये नहीं सगे ही हो। कुछ दिन तक अशोक वापस नहीं लौटा, पर समीर और राशि को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों सुदर्शन और अनुपमा के आने से बहुत खुश थे। और एक दिन सुदर्शन और अनुपमा जब दिल्ली वापस जाने लगे तो अशोक लौट आया। समीर बेटा, राशि बिटिया, तुम दोनों ने हमें अपनों से भी बढ़कर प्यार दिया, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, इसे बड़ों का आशीर्वाद समझकर रख लेना, मना मत करना बच्चों। अंकल, ये चाबियां कैसी? मैं कुछ समझा नहीं। समीर बेटा, ये हमारे मुंबई वाले फ्लैट की चाबियां हैं। हम उस फ्लैट में नहीं रहते, हम दिल्ली रहते हैं, इसलिए यहाँ का फ्लैट बंद रहता है। अशोक के पास हमारा आना कभी नहीं हुआ, इसलिए हम कभी उस फ्लैट में जा ही नहीं पाए। अब से ये फ्लैट तुम दोनों का है। हम जानते हैं तुम यहाँ इस फ्लैट में किराए पर रहते हो, अब तुम्हें किराए पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ समीर बेटा, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया 2 फ्लैट लेकर क्या करेंगे? हम शुरू से दिल्ली रह रहे हैं, आज से तुम दोनों वहां रहना और हंसी खुशी उस फ्लैट में गृह प्रवेश करो। पर मामा जी, वो फ्लैट तो आपने मुझे देने के लिए कहा था। चलिए मामा जी, मामी जी, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो राशि, हम मामा जी और मामी जी को छोड़ने चलते हैं। राशि और समीर सुदर्शन और अनुपमा को छोड़ने एयरपोर्ट चले जाते हैं और अशोक उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वो जानता था